हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का एक भाग है। तो आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख है। दोस्तों, यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 18, और कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। अब क्वेश्चन बनता है कि आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन शक्तियाँ क्यों दी गई राष्ट्रपति को। तो भारत में शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है, लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रावधानों को भी जोड़ा गया। शासन व्यवस्था संघात्मक मतलब केंद्र और राज्यों को भी शक्तियां दी गई, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आए, जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में हो, तो इमरजेंसी पावर केंद्र सरकार यूज कर सकती है, लेकिन वो राष्ट्रपति ही उसकी घोषणा करेगा। राष्ट्रपति को ही ये शक्तियां दी गई है। अगला पॉइंट है, भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए, जर्मनी के। इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल से निपटने के लिए विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। तो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सहायता से, केंद्र सरकार की सहायता से। अगला पॉइंट है, आपातकालीन शक्तियों में निम्नलिखित 3 प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दी गई है। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं, इनका प्रयोग वह कर सकता है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अब अगला पॉइंट है, 352 में इस बात का उल्लेख है कि निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो वो परिस्थितियां कौन सी है, जब नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में आपातकाल की स्थिति हो जाए। तो पहली कंडीशन है बाहरी आक्रमण, जैसे कोई देश दूसरा देश अपने देश पर आक्रमण कर दे, जैसे कि चीन भारत पर आक्रमण कर दे या पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर। अगर कोई विश्व युद्ध या 3-4 देशों के बीच के युद्ध में भारत शामिल हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों, अभी वर्तमान में 3 कारण हैं, बाहरी आक्रमण, युद्ध में शामिल हो जाने पर और सशस्त्र विद्रोह। पहले मूल संविधान में आंतरिक असंतोष था। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। जो ये सशस्त्र विद्रोह है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। इसका हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आगे। तो सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और पहले जब संविधान बना था तब आंतरिक असंतोष था। तो ये टोटल अभी 3 कारण हैं। अनुच्छेद 352 में यह भी उल्लेखित है कि इन परिस्थितियों की संभावना होने पर, मतलब अगर युद्ध की आशंका हो या सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया है कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार लगा था भारत चीन युद्ध के समय 1962 में, दूसरी बार लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में, और तीसरी बार लगा था आंतरिक असंतोष के आधार पर 1975 में। ठीक है, तो अब हम लोग इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी और छोटे एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड है और इमरजेंसी पावर से भी रिलेटेड है। तो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहली बार इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा था। डेट भी ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। दोस्तों, स्टेट पीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, डेट के साथ। तो ये 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ली गई, और इस समय जब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 1962 के समय राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन इस आक्रमण के समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बन चुके थे। तो ये गलती मत करना, यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं इसी पेज से कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, 26 अक्टूबर
1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरी बार की बात करें तो 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दिसंबर में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और 3 दिसंबर 1971 को भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, और भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरी बार आपातकाल लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। भारत के राष्ट्रपति का ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय जैसे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 1975 में लगा था, और कारण था इसका राष्ट्रीय आपातकाल लगने का आंतरिक असंतोष। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 कारण थे। पहला था भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, दूसरा बताया था कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो, और तीसरा बताया था मैंने आपको सशस्त्र विद्रोह। लेकिन मूल संविधान में पहले था आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष मतलब अगर देश में ये पूरा स्पष्ट नहीं था तो इस कारण से ये लगा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा। तो 3 कारण थे पहले मूल संविधान में, तो इनका लगा दिया गया। ये 1975 में लगाया गया था दोस्तों। ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। 25 जून 1975 को ये आपातकाल लगाया गया था, और ये डेट कई बार पूछी गई है क्योंकि ये आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया था। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 25 जून 1975। आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो वह 25 जून 1975 को। 26 जून मत कीजिएगा, 25 जून की आधी रात को आपातकाल लगाया था, लेकिन वो 12 बजे से पहले था। तो कई एग्जाम में 26 जून भी डेट दी होती है, बच्चे 26 जून करके आते हैं। 25 जून को लगाया गया था 1975 को, ठीक है। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दोस्तों ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ध्यान रखिएगा आपातकाल के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के वह प्रधानमंत्री कौन है जिनके समय में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया? तो ये आपको पता है कि इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तीसरी बार आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आगे हम लोग बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 3 आधार थे, जिसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 में संशोधन किया और एक नया शब्द जोड़ा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में 3 आधार है, भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने पर, दूसरा किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण करने पर, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक असंतोष अभी नहीं है, पहले था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन का ईयर भी ध्यान रखिएगा 1978, स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 352 में, आर्टिकल 352 में ये उल्लेख किया गया कि मंत्रिमंडल, जिसको इंग्लिश में कैबिनेट भी बोलते हैं, कैबिनेट के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रधानमंत्री ने कह दिया तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ऐसा नहीं होगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था, और अभी भी नहीं है। तो केवल अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में। दोस्तों मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, उसका उल्लेख तो आपको अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में मिल जाएगा, लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल 352 में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण इसे काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दौरान इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में आ गई थी, तो उन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल लगा देने पर सीख लेते हुए यह संशोधन किया गया कि केवल एक व्यक्ति की इच्छा से पूरे देश की नियति निर्धारित न हो।
इसी आधार पर 44वां संविधान संशोधन किया गया और यह प्रावधान जोड़ा गया। मूल संविधान में केवल यही उल्लेख था कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या देश के किसी एक विशेष भाग पर भी लगा सकते हैं, मतलब किसी एक विशेष भाग पर भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया। दोस्तों, अगर आपने राम ई गुरुकुल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही अगर आपको क्विक अपडेट या इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं तथा पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के बाद 1 महीने में संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन अनुमति संसद से भी लेनी पड़ेगी। 1 महीने तक तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। दोस्तों, 3 शक्तियां बताई थी आपको राष्ट्रीय आपातकाल में, तो 3 में आपको जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है, तो इनका एक ट्रिक ध्यान रखिएगा आप। 122 जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह में अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन में 2 माह में और वित्तीय आपातकाल में 2 माह में। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। 122 ट्रिक ध्यान रखिएगा तीनों आपातकालीन शक्तियों का। तो एक पॉइंट यह भी है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के लिए मूल संविधान में 2 महीने की थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 1 माह कर दिया गया ताकि कोई शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। यह अनुमति, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह अनुमति संसद के दोनों सदनों से अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से दी जाती है। साधारण बहुमत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कुल सदस्य संख्या के बहुमत मतलब जैसे टोटल 300 लोग हैं, अब 300 लोग है मतलब कि अगर 300 लोगों में से कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना होगा 151 और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, तो ये इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि 180 उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, तो इसका 2/3 कितना होगा 120, तो 120 होगा, तो ये 151 से तो कम ही है, तो ये परमिशन नहीं मिलेगी। मतलब उपस्थित और 2/3 बहुमत साधारण ये कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ज़्यादा ही होना चाहिए। एग्जाम्पल ही 300 में से 270 लोग उपस्थित हैं, तो उसका 2/3 होगा आपके 180, तो 180 मतलब 151 से ज़्यादा, तभी परमिशन मिलेगी राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाने की, वरना 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। तो ये साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। अब एक बार अगला पॉइंट है, एक बार संसद की अनुमति मिल जाने पर यह 6 महीने तक जारी रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसी प्रकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये 6 महीने का अनुमोदन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था दोस्तों। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह अनिश्चितकाल लंबे समय तक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने, मतलब हर 6 महीने में परमिशन लेनी पड़ेगी संसद से, लेकिन अनिश्चित समय तक। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब कितने समय तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन में 1 साल, 2 साल, 3 साल या अनिश्चित काल, तो अनिश्चित समय तक, लंबे समय तक लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यदि लोकसभा भंग हो जाए, यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, भंग हो जाए, तो आपातकाल हेतु अनुमति राज्यसभा देगी, और राज्यसभा देने के बाद अगर लोकसभा का गठन हो जाए तो 30 दिन के भीतर भीतर लोकसभा भी अनुमति देनी पड़ेगी, अन्यथा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 352 में यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने हेतु लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव ला सकती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल वापस नहीं लें तो लोकसभा यह प्रस्ताव ला सकती है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव। कितनी सदस्य संख्या के समर्थन हेतु? 1/10, मतलब अभी जैसे 543 है तो 543 मतलब 55 सदस्यों का अगर समर्थन हो तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। 55 सदस्यों का समर्थन चाहिएगा। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त कर सकती है। अगर आपातकाल की परमिशन लेनी है लगाने की तो विशेष बहुमत, लेकिन समाप्त करना है तो साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो 1/10 जो 55 सदस्य है यह राष्ट्रपति से सत्र बुलाने का आग्रह कर सकते हैं।
राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर सत्र बुलाना पड़ेगा लोकसभा का। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति ही वापस ले सकता है, लेकिन अगर वापस नहीं ले तो फिर लोकसभा को लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वापस ले सकता है, वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। अगर राष्ट्रपति ले लेता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वापस, तो संसद को कोई इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 352 के खंड 4 और 5 में निर्धारित समय के अंदर यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत और उसके समय में विस्तार का अनुमोदन नहीं किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल निर्धारित तिथि को स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर निर्धारित टाइम बाउंडेशन में अगर अनुमति नहीं ली जाए दोनों सदनों से तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप उसी टाइम बाउंड में खत्म हो जाएगा। जैसे अगर स्टार्टिंग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो 1 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी अनुमति, अगर 1 महीने में अनुमति नहीं ली है तो वह आपातकाल खत्म हो जाएगा। अगर एक बार अनुमति मिल जाए फिर 6 महीने में अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर 6 महीने में अनुमति नहीं ली तो वह आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो कार्यपालिका पर, कार्यपालिका मतलब सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र और राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों कार्यपालिका पर प्रभाव का उल्लेख है अनुच्छेद 353 में। आपको ए भी इतना याद करने का इतना प्रॉब्लम नहीं रखना है, सिर्फ 53 ध्यान रखिए, अनुच्छेद 353। तो दोस्तों इसमें क्या है कि केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है, प्रशासनिक निर्देश दे सकते हैं साथ, लेकिन राज्य सरकार को बर्खास्त या निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कि राष्ट्रपति शासन ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए या विधानसभा भंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। केवल निर्देश दे सकता है किसी भी विषय पर, तो वो राज्यों को मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में इमरजेंसी है तो राज्यों को मानना ही पड़ेगा। अब विधायी प्रभाव मतलब जो कानून से संबंधित है, तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई जो विधायी प्रभाव मतलब कानून बनाती है संसद, तो संसद और राज्यों की जो विधानमंडल है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे कि भाई राज्य सूची के विषयों पर कानून तो राज्य सरकार बनाती है, राज्य विधानमंडल बनाता है, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी हो तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। लेकिन ये मैंने बताया आपको कि विधानसभा बर्खास्त या निलंबित नहीं होती है, केवल कानून इस टेन्योर में संसद बना सकती है। अगला पॉइंट है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। जैसे आप इमरजेंसी लगी है, अगर युद्ध है तो उस दौरान संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया, तो वो कानून राज्य सूची के विषय पर आपातकाल के 6 माह के बाद तक रहेगा प्रभाव, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये विधायी प्रभाव सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संसद विधि द्वारा संसद कानून बनाकर लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर सकती है, 1 वर्ष और बढ़ा सकती है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपातकालीन कंडीशन में तो चुनाव तो होंगे नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी, कानून बनाएगी कि भाई इस दौरान कार्यकाल 5 वर्ष से 1 वर्ष बढ़ा दिया और 6 वर्ष हो गया। तो दोस्तों ये रहा भी है। 5वीं लोकसभा के समय 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष 10 माह समथिंग रहा था, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल मैक्सिमम रहा है अब तक, ये भी क्वेश्चन बनता है। और मिनिमम रहा है आपके 12वीं लोकसभा का, 12वीं लोकसभा का रहा। 5वीं लोकसभा आपके 1971 से 1977 तक थी, 1971 से 1977 तक। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 12वीं लोकसभा थी 1998 से 1999, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो ये 2 क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। अगला पॉइंट है दोस्तों वित्तीय संबंधों पर। अब फाइनेंशियली जो है, अब आपको पता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, पूरे देश में आपातकाल है, तो फाइनेंशियल संबंध जरूर प्रभावित होंगे। तो अनुच्छेद 354 में दोस्तों कार्यपालिका और कार्यपालिका से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 353 में थे, और वित्तीय संबंधों का है अनुच्छेद 354 में। तो केंद्र राज्यों के साथ वित्तीय संसाधनों के वितरण को निलंबित कर सकता है। इसमें क्या चीज है कि भाई केंद्र सरकार राज्यों को पैसा भेजती है, तो इमरजेंसी के समय जब युद्ध की स्थिति है या बहुत प्रॉब्लम में है देश, तो वो वित्तीय संसाधन नहीं भेजे, वो अगर पैसे राज्यों को नहीं भेजे तो भी चलेगा, तो ये वित्तीय संसाधनों का वितरण निलंबित कर सकती है। अगला पॉइंट है केंद्र अपने आदेश द्वारा संघ व राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन संबंधी संवैधानिक उपबंध को बदल सकता है। मतलब
संसद से अगर प्रस्ताव पारित करके पैसा अगर भेज रहा है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल, आप एग्जाम्पल से समझिएगा कि अगर 100 रुपये भेज रहा है केंद्र राज्यों को, तो अगर वो 60 रुपये ही भेजे तो वो संसद से प्रस्ताव पारित करके 60 रुपये ही भेज सकता है, ऐसा प्रावधान कर सकता है, क्योंकि देश में इमरजेंसी है तो वो ऐसा प्रावधान बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पूरे देश में आपातकाल लगा है तो मूल अधिकार पर क्या होगा, तो दोस्तों इसका है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। कैसे भी इमरजेंसी आ जाए, अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निलंबित होंगे। ये पूछा गया है एग्जाम में कि कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कभी निलंबित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 359 एक है, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं मतलब अपने आप नहीं होंगे, ये राष्ट्रपति इनको निलंबित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि मौलिक अधिकार कभी स्वतः निलंबित नहीं होते, मतलब अपने आप खत्म नहीं होते, इनको निलंबित करना होता है। तो एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 358। इसमें है कि भाई यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाए, जो तीसरा कारण था सशस्त्र विद्रोह, तो इस दौरान अनुच्छेद 19 भी, जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की है, वो भी निलंबित नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 में तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल बताया, ये अनुच्छेद थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको रिवाइज करा देता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल बताया, और अनुच्छेद 353 में कार्यपालिकीय शक्तियों के बारे में बताया कि कार्यपालिकीय शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 354 में वित्तीय संबंधों का बताया गया था आपको कि भाई वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के क्या फर्क पड़ेंगे। अनुच्छेद थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 358 में ये कैसे याद रखेंगे, जैसे नीचे आपको बताया अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा सशस्त्र विद्रोह, तो ये 8 है, इसके बाद 9 आएगा, तो ये अनुच्छेद 358 में लिखा है कि सशस्त्र विद्रोह हो तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। और अनुच्छेद 359 क्या है, इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे, तो 901, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये ध्यान रखिएगा, छोटे एग्जाम में इतना नहीं आता है। अब अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इन्हें निलंबित करना होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 358 तभी लागू होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या आक्रमण के आधार पर की जाती है। ठीक है, क्योंकि इस दौरान ये अपना अनुच्छेद 19 में निलंबित नहीं होगा, जो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये युद्ध व आक्रमण के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों इस क्लास के बाद हम लोगों ने एक इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज भी रखी है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी शामिल किया गया है। तो अगर आप इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपकी तैयारी का एनालिसिस भी होगा। थैंक यू एवरीवन।